कैमरे के सामने रियल लाइफ और रियल लाइफ में कितना फर्क होता है? जब मैं कहीं मौके पे जाती हूँ तो बिल्कुल भी घबराहट नहीं होती, लेकिन क्योंकि आज एक रियल लाइफ में हूँ तो कहीं ना कहीं घबराहट हो रही है, थोड़ा थोड़ा बहुत पसीने भी आ रहे हैं। एसी चलवा दे। नहीं ऐसा जॉब लगते ही पहला आपके पास जो केस आया था उसके बारे में जरूर पूछें। वो तो वहाँ पे बहुत लोगों ने मेरे खिलाफ नारे लगाए, रजनी गुप्ता मुर्दाबाद, रजनी गुप्ता मुर्दाबाद। तो वो एक मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था जहाँ देख के हुआ नहीं, लेकिन बाद में मैं ये कहूँगी कि ठीक है कि जो लीगली काम था वो मैंने किया। और बाद कई बार पुलिस पहुंचने में देरी हो गई और आप किसी गांव में घुस गए, क्योंकि गांव के माहौल कुछ और है, शहर के कुछ और माहौल है, और वहां पर बाल विवाह हो रहा हो, मतलब ऐसा हो गया कि मतलब आपको घेर लिया गया हो, अब जो है कि मतलब खत्म कर दो जो आई है अब तो उस जो मेरे साथ मेल स्टाफ था उन लोगों ने मेरी घेराबंदी करके, वो 3 का मेल स्टाफ था तो उन तीनों ने मेरी घेराबंदी करके मुझे सुरक्षित गाड़ी तक पहुंचा दिया। अच्छा। और क्या हुआ कि फिर महिलाओं ने गाड़ी को घेर लिया। अच्छा। और पूरी तरह से सारा महिलाओं ने गाड़ी को घेर लिया और वो मेल स्टाफ भी वहां से चला गया, क्योंकि नेचुरली कि कल को कुछ पहले एलिगेशन में लग जाए। तो मैंने उनको भी ये कहा कोई बात नहीं, तुम लोग अपना बचाव करो। एक केस है जो आज भी मेरा दिल दिला देता है, रामरती का केस, जो टॉयलेट में मिली थी महिला। हाँ। अच्छा, परिवार में कौन कौन आपके? ये थोड़ा सा निजी मुद्दा है। निजी मुद्दा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और वॉइस ऑफ पानीपत के खास प्रोग्राम पॉडकास्ट। ये पॉडकास्ट कार्यक्रम मेरा दूसरा एपिसोड है। पहला एपिसोड आपने खूब सराहा, खूब पसंद किया और लोगों के मैसेज भी आए कि आप इन हस्तियों को जो है अपनी स्टेज पर बुलाएं, अपने कार्यक्रम में बुलाएं। तो इस बार मैं आपके सामने उस हस्ती को लेकर आया हूं जो परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन जो लोग नहीं जानते वो भी आज जो है इस पॉडकास्ट के बाद जान जाएंगे। बड़ी बात ये होती है कि आप जब मेहनत करते रहो उसका फल जो है वो जरूर मिलेगा। हालांकि रास्ते कठिन हैं, जब आप उस रास्ते से आप गुजरोगे तो कई तकलीफें भी आएंगी, लेकिन जब रास्ता छटता जाएगा तो रास्ता जब सुगम रास्ता आ जाता है तब आपको गाड़ी चलाने का जो है वो भी बड़ा मजा आता है और जिंदगी का जो है वो भी बड़ा मजा आता है। आज मेरे साथ रजनी गुप्ता जी हैं, प्रोटेक्शन अधिकारी हैं, उनसे बातचीत भी करेंगे और उनके जो अनछुए पहलू हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। गुप्ता जी नमस्कार। नमस्कार। कैसे हो? ठीक है। पहले गुप्ता जी के बारे में परिचय दे दें। गुप्ता जी प्रोटेक्शन अधिकारी के तौर पर यहाँ पर हैं और पता नहीं कितने बाल विवाह जो हैं होने से इन्होंने बचाए हैं, कितने घर टूटने से इन्होंने बचाए हैं, और खुद जाकर जब मौके पे खड़ी होती हैं तो तब उस पुलिस ऑफिसर को भी वहाँ पर झुकना पड़ता है, जाना पड़ता है उस जगह पर जहाँ पर बाल विवाह हो रहे हैं या कोई भी जो है कार्य हो रहा होता है। तो रजनी गुप्ता जी से डायरेक्ट अब बातचीत करते हैं, इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गई। गुप्ता जी ठीक हो? ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। कैमरे के सामने रियल लाइफ और रियल लाइफ में कितना फर्क होता है? आज आप कैमरे के सामने हैं, वैसे तो आप कापी पेन लेके। देखिए अभी जब मैं कहीं मौके पे जाती हूँ तो बिल्कुल भी घबराहट नहीं होती, लेकिन क्योंकि आज एक रियल लाइफ में हूँ तो कहीं ना कहीं घबराहट हो रही है, थोड़ा थोड़ा बहुत पसीने भी आ रहे हैं। एसी चलवा दे। नहीं ऐसा नहीं है। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा आपसे, मैं रजनी गुप्ता जी के बारे में और बताऊं, जो पानीपत के रहने वाले लोग हैं, जो पुराने लोग हैं उनके बारे में बताऊं। ये टीवी एंकर, टीवी में जर्नलिज्म भी कर चुकी हैं, रिपोर्टर भी रह चुकी हैं जी। बिल्कुल सही है। तो रिपोर्टिंग लाइन से प्रोटेक्शन अधिकारी तक का सफर ये कैसा रहा, और क्या रिपोर्टिंग लाइन में मजा नहीं आया? नहीं, रिपोर्टिंग लाइन में बहुत मजा आ रहा था। रिपोर्टिंग लाइन मेरा पैशन है, आज भी पैशन है, रिपोर्टिंग लाइन मेरा पैशन है। लेकिन कहते हैं ना कि थोड़ा सा जीविका का साधन चाहिए होता है। वो रिपोर्टिंग लाइन के साथ साथ जब मैंने लॉ को किया तो उसमें मैंने लॉ की डिग्री ले ली। तो लॉ की डिग्री के बाद फिर मेरे पास ये एक जॉब की अपॉर्चुनिटी आई। इस जॉब की अपॉर्चुनिटी को मैंने सिर्फ इसीलिए स्वीकारा क्योंकि कहीं ना कहीं ये महिलाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जहाँ पत्रकारिता में रहते हुए मैं महिलाओं की आवाज़ को उठा पा रही थी, तो अब एक पद पर रहते मैं शायद महिलाओं की आवाज़ को और ज़्यादा उठा सकती हूँ और कहीं ना कहीं उनकी आवाज़ को जहाँ पर उनको न्याय मिल सकता है वहाँ तक पहुँचा सकती हूँ। मेरे ख्याल से जब आप रिपोर्टिंग कर रहे थे तब मैं आपको देखता था, जानता था, दूरदर्शन के लिए भी आपने काम किया। उस समय कम ही महिलाएं जो थी इस फील्ड में थी, और जब आपने लॉ किया लॉ में भी कम थी, और जब प्रोटेक्शन अधिकारी के तौर पर उसमें लोग भी कम थे। आप ठीक कह रहे हैं कि आपका पैशन था, रिपोर्टिंग का पैशन था। रिपोर्टिंग के दौरान किस तरह की खबरें कवर करते थे आप? रिपोर्टिंग के दौरान मेरे ज़्यादातर जो फील्ड रहता था वो सोशल इश्यूज़ का ही रहता था, धार्मिक रहता था, रिलीजियस रहता था सारा, क्योंकि बीइंग अ दूरदर्शन रिपोर्टर तो जो कहते हैं कि लाइव जो समाज में घटना हो गई उस घटना को दिखाना और बताना ये रहा है। और फिर लो वकील का धंधा अच्छा नहीं चला?
नहीं, वकालत में तो मैं प्रैक्टिस में आई ही अच्छा, नहीं। प्रैक्टिस ही नहीं की। अभी तो डिग्री आई ही थी, तब ये जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल गई, तो लगा कि एक तरह से कहीं ना कहीं अगर समाज की सेवा करनी है, और बेसिकली क्योंकि महिलाओं और बच्चों से जुड़े मुद्दे से ही मुझे नौकरी मिल रही है। वकील का धंधा भी इसलिए कर रहे हैं, जैसे आप पैशन की बात कर रहे हैं, जीविका के लिए है, जो बच्चे पढ़ कर आ रहे हैं उनके लिए भी ठीक है। देखिए, कोई भी प्रोफेशन खराब नहीं होता। हम अगर उस प्रोफेशन को सही तरीके से नहीं करते हैं तब हम उसको कहते हैं कि वो खराब है, वरना प्रोफेशन कोई भी खराब नहीं। वकील का मैं दिल से इज्जत करता हूँ, जो वो वकीलों की जो सेटिंग नहीं करते। असल में 90% वकील हमारे ऐसे हैं जो बिल्कुल पैशन से काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, और एक उनका भी पैशन होता है। कई वकील तो मैंने ऐसे देखे पानीपत में जो फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। उनका भी पैशन है यार, मतलब इस आदमी को इंसाफ दिलाना है, और मैंने उन वकीलों को इंटरव्यू भी लिया। तो आप ठीक है, प्रैक्टिस नहीं की आपने, तो फिर यहाँ प्रोटेक्शन अधिकारी भी कैसे फिर पहुंची उसमें? क्योंकि एक मुझे अखबार पढ़ने का हमेशा से शौक रहा है, क्योंकि मीडिया से मैं जुड़ी रही हूँ, तो हमेशा न्यूज़पेपर्स रहती हूँ, तो न्यूज़पेपर्स वगैरह में पढ़ती थी, तो कहीं ना कहीं जॉब अपॉर्चुनिटी का देखा, अप्लाई किया और जॉब लग गई। जॉब लग गई, क्योंकि जॉब का जो क्राइटेरिया था वो फुलफिल करती थी, तो ये जॉब लग गई मेरे। जॉब लगते ही पहला आपके पास जो केस आया था उसके बारे में जरूर पूछेंगे। हाँ, ये आपने एक बहुत अच्छा, बहुत पुराने अगर हम में जाएं तो एक बहुत अच्छा सा याद दिलाया आपने कि जॉब लगते ही, क्योंकि जैसे कि मेरे पास इस समय 2 पद हैं, एक प्रोटेक्शन ऑफिसर, एक चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर। जो प्रोटेक्शन ऑफिसर जो मैं कार्य कर रही हूँ वो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर है, और दूसरा है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट पर, यानी कि बाल विवाह को रोकने के ऊपर। तो अभी मेरे जॉब लगे हुए कुछ टाइम ही हुआ था, शायद मैं कुछ दिन ही कहूँगी कि हुए थे, तो एक मेरे पास शिकायत आती है बाल विवाह की, कि जो एक मास मैरिजेस हो रही हैं और उसमें एक बाल विवाह है। क्योंकि मेरा खुद का पहला एक्सपीरियंस था, सारा कुछ था वहाँ पे, और वो बहुत लार्ज स्केल की मास मैरिजेस हो रही थी। ऐसा भी नहीं था कि वो मास मैरिजेस पहली बार कर रहे हों, क्योंकि वो तो पीछे से करते आ रहे थे, लेकिन इस तरह की, लेकिन मेरा ये पहला केस था कि मेरे पास एक सूचना आती है शाम को, अगले दिन वो बाल विवाह मास मैरिजेस होनी है, और शाम को मेरे पास सूचना आती है कि इस मास मैरिजेस में एक बाल विवाह हो रहा है। सिर्फ सूचनाकर्ता ने हमें इतनी जानकारी दी, क्योंकि अब इतनी जानकारी दे दी है तो बीइंग अ चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर उस सूचना पे काम करना मेरा काम ड्यूटी है। तो उस पर करते हुए हमने संस्था के पदाधिकारियों को बुलाया और उनसे हमने उनका डाटा मांगा। सामूहिक मास मैरिज सामूहिक विवाह था। तो हमने संस्था के पदाधिकारियों को बुलाया और उनसे डाटा मांगा। मैं हैरान की बात थी कि उनके पास कोई डाटा वाटा भी नहीं था, कुछ नहीं था। तो उन्होंने उसके लिए टाइम लिया कि थोड़ा सा हमें डाटा अरेंज करने के लिए हमें टाइम चाहिए। हुआ रात भर थोड़ी सी ये प्रक्रिया चली, उन्होंने रात को डाटा वगैरह दिखाए हमें, बट उस समय शायद 51 जोड़ों का विवाह होना था, लेकिन जो हमें वो डाटा दिखाने में कामयाब रहे वो कम से कम शायद 11 जोड़ों का ही वो हमें शायद दिखा पाए। मुझे एग्जैक्ट अभी फिगर याद नहीं है, कुछ 11 या 21 जोड़ों का वो हमें दिखा पाए थे। तो जब बाकी का नहीं दिखा पाए वो हमें, तो हमने कहा कि हम बाकी विवाह नहीं होने दे सकते, क्योंकि हो सकता है कि बाकी में से कोई भी एक बाल विवाह हो। तो कहते हैं ना कि जैसे कि कहते हैं कि किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए, ये ना हो कि विवाह हो जाए और बाद में पता चले। तो हमारा सबसे पहले काम होता है कि बाल विवाह को रोकना। तो उसको करते हुए हम लोगों ने फिर क्या किया कि मौके पे मैं गई अगले दिन, क्योंकि उन्होंने डाटा पूरा नहीं दिखाया था। तो जो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है मैडम, हमने आपको जो डाटा दिखाया है हम उन्हीं का विवाह करेंगे। लेकिन मेरा भी पहला केस था, तो हम लोग मौके पे गए देखने के लिए कि जो हमने विवाह रोके हैं कहीं ये तो नहीं कि उनके विवाह हो रहे हैं। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं जब मैं पहुँची हूँ तो मौके पर, क्योंकि मास मैरिजेस थी, कहीं ना कहीं ऐसे भी थे कि जो लोग आए थे, ये मास मैरिजेस में देखिए वही लोग आते हैं जो खुद से विवाह नहीं कर पाते हैं, गरीब लोग होते हैं। ठीक है, गरीबी भी अपनी जगह है, लेकिन हमारी ड्यूटी भी अपनी जगह है कि कानून को कोई अपने हाथ में ना ले। और स्पेशली कि क्योंकि बाल विवाह एक संज्ञेय अपराध है, तो कानून के होते हुए, अधिकारियों के होते हुए कोई संज्ञेय अपराध ना हो पाए समाज में, ये भी हमारा दायित्व बनता है। तो ऐसे में क्या हुआ था वहाँ पे, क्योंकि भीड़ थी बहुत ज़्यादा मास मैरिज से, और वो लोग कहीं ना कहीं आक्रोश में भी थे। संस्था के कुछ पदाधिकारी भी आक्रोश में थे कि उनका एक प्रोग्राम था जो जहाँ पर बहुत से अधिकारियों ने आना था, शिरकत देनी थी, कुछ कोई VIP बने चीफ गेस्ट थे, सब कुछ जिन्होंने आना था। और कहीं ना कहीं प्रोग्राम में हलबल मच गई, सारा कुछ हुआ। तो वहाँ पे बहुत लोगों ने मेरे खिलाफ नारे लगाए, रजनी गुप्ता मुर्दाबाद, रजनी गुप्ता मुर्दाबाद। तो वो एक मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था जहाँ देखी हुआ नहीं। लेकिन बाद में मैं ये कहूँगी कि ठीक है कि जो लीगली काम था वो मैंने किया, और बाद में जो अधिकारियों ने जहाँ पर आना था उस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए, बाद में मेरे इस काम को सराहा भी गया कि नहीं, मैं उन डरी नहीं। और हमने अपनी जो ड्यूटी, जो सरकार ने, जो कानून ने जो मुझे ड्यूटी, जिस पद जो दिया है, उस पद को मैंने पूरी जिम्मेवारी से। मेरे को याद है कि उसके बाद तो ऐसा होने लगा कि वो आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस था। बिल्कुल।
वो फर्स्ट एक्सपीरियंस आज तक ये चल रहा है कि कोई भी संस्था करवाए तो पहले देख लेंगे इसके कागज पूरे है कि नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल और आपके सही पास कहा। आते हैं ये चेकिंग होने के लिए अभी भी मास मैरिजेज में जब संस्थाएं करती हैं अधिकतर जो जागरूक है वो हमसे पहले बिल्कुल चेक करवाती हैं, और हर बारी ऐसा हुआ है कि जितने वो केसेस अपने लेकर आती है तो उसमें से 1 या 2 केसेस निकलते ही निकलते अच्छा, हैं डाउटफुल। जब वो आपके खिलाफ नारेबाजी हुई थी, हाँ जी। फिर ऐसा हुआ था छोड़ यार मैं किस काम में आ गई, मेरा तो रिपोर्टिंग वाला काम पड़ जाता। नहीं 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 नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं ख्याल में आया कि नारेबाजी हुई है, नहीं, क्योंकि रिपोर्टिंग लाइन में भी देखिए, रिपोर्टिंग लाइन में भी आपका एक ये रहता है कि आपने समाज को सही आईना दिखाना है। रिपोर्टिंग में भी जो समाज में चल रहा है वही दिखाना है। तो बीइंग एज एन ड्यूटी ऑफिसर भी, एज एन प्रोटेक्शन ऑफिसर भी, जो समाज में गलत हो रहा है उसको हमने रोकना है। क्योंकि चक्कर ये है कि आपका काम है, ये आपका जो वर्क है, भी बाल विवाह आपने नहीं होने देना। लेकिन दिक्कतें ये है कि जो माँ बाप असल में जो पढ़े लिखे हैं वो तो करते नहीं है, जो बेचारे गरीब हैं, अनपढ़ हैं, वो भी उनको दिक्कतें होती हैं कि यहाँ क्योंकि इंडस्ट्री एरिया पानीपत जहाँ से हम शूट कर रहे हैं, और वहाँ बच्चियाँ जो है घर पे रहती हैं, माँ बाप जो है काम पे होते हैं। केस देख भी रहे हैं कि 14, 15, 16, 17 साल की लड़कियाँ जितनी जो है घरों से भाग रही हैं, आए दिन जो है मुकदमे भी दर्ज हो रहे हैं, पोक्सो एक्ट के भी मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। एक तरफ तो होता है उस माँ बाप का कि कहीं मैं सब अपने बच्चे की शादी करके इसको विदा कर दूं घर से, मेरी जिम्मेवारी जो है वो खत्म हो जाए, क्योंकि माँ का ध्यान जो है एक तो घर पे होता है कि मेरी बेटी इस समय, जिसकी 1 बेटी है, 3 बेटियां, 4 बेटियां हैं, वो घर पे अकेली हैं, ठीक है, पड़ोस में कुछ लड़के ऐसे रह रहे हैं। एक तरफ आपका रहता है कि मैं बाल विवाह नहीं होने दूंगी। दोनों तरफ कभी ऐसा हुआ कि एक तरफ तो मेरी नौकरी खड़ी है कि मैं बाल विवाह नहीं होने, एक तरफ आपने घर के हालात देखे कि नहीं मेरा दिल कहता है कि इस परिवार को छोड़ दूं, ऐसा कभी आया केस आपके? नहीं, देखिए, मानवता अपनी जगह है, किसी से सिंपैथी अपनी जगह है, लेकिन कानून अपनी जगह है। कानून ये भी इजाज़त नहीं देता कि किसी एक गरीब को या जो बंदा भूखा मर रहा है वो रोटी चुरा के खाए। चोरी या कोई अपराध करना वो अपराध ही है, चाहे वो कोई अपराध किसी मजबूरी के चलते भी क्यों ना किया गया हो। अगर उस परिवार की इतनी मजबूरी है, मान लो हमें भी लगता है कि ठीक है कि वो मजबूर परिवार है और वो शादी कर रहा है किसी कारण से, लेकिन उनका जो कारण है वो एक हम जस्टिफाइड नहीं कर सकते कि उनका वो कारण जस्टिफाइड होगा। अगर सबसे पहले देखिए, बहुत सारे सवाल कहीं पर ही आ जाते हैं, मानवता के नाते 1 सेकंड के लिए आपको लगेगा, लेकिन यदि आप उस चीज़ में उसको रिलीफ दे देंगे कहीं ना, तो कहीं तो हम जैसे कहते हैं ना कि भिखारी को भीख देना, भिखारी बढ़ावा देना है भीख को। तो इस तरह से गरीबी का कोई इसका वो नहीं है। सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई हुई हैं, अगर इस तरह की चीज़ है, उनकी कोई मजबूरी है तो उन योजनाओं का फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर वो परिवार गरीब है, वो शादी किसी मजबूरी के चलते कर रहा है कि अब लड़का मिल गया, हम बहुत से ऐसे आते हैं कि जी मैडम हम गरीब हैं, अब लड़का हम सही मिल गया था तो हमने शादी करें। लेकिन अगर आप सही एज में शादी करते तो सरकार ने, कानून ने इनको अधिकार भी तो दिए हुए हैं कि आप सरकारी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। कन्यादान राशि है, प्रियदर्शनी शगुन विवाह योजना है, आप उसमें भी 18 साल के बाद है ना? 18 साल के, तो आप सही उम्र में करेंगे तभी। अब गरीबी ये तो नहीं कहती कि आप 18 से पहले में आप शादी कर दें, गरीबी तो ये नहीं कहती। और लेकिन ये जो अगर आप गरीब हो, आप ये कहते हो कि जब हम उस परिवार में जाते हैं 7-7, 8-8 बच्चे हैं, गरीबी एक दिन में तो आई नहीं। यदि आप गरीब हो तो क्यों 7-7, 8 बच्चे पैदा कर रहे हो आप? अगर आज एक ही बाप ने बच्चा पैदा किया होता तो शायद उस बच्चे की आप अच्छे से परवरिश कर पाते, उसको समय दे पाते। और ये जो बच्चियां गलत हो रही हैं, बच्चियां गलत होने का एक मुख्य कारण ये भी सामने आ रहा है कि एक तो जो आजकल जो मोबाइल्स आ गए हैं, मोबाइल्स के कारण, क्योंकि मोबाइल पर हर चीज़ खुली है एकदम, आपको कुछ भी मिल सकती है। दूसरा कि माँ बाप अपने बच्चों को समय नहीं दे रहे हैं, बच्चे पैदा हो रहे हैं, जीविका के लिए माँ बाप दोनों को बाहर निकलना पड़ रहा है और माँ बाप बच्चों को समय नहीं दे रहे हैं। अगर माँ बाप दोस्त बन के रहें बच्चों को, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी लड़की घर से भागेगी। अभी के रिसेंटली का है, अभी 3-6 दिन पहले का ही, अभी मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। अभी एक बाल विवाह को मैंने पीछे रुकवाया है। उस लड़की से जब मेरी बात हुई तो उस लड़की ने मेरे को ये कहा कि मैडम क्यों ऐसा हो रहा है हमारे साथ, मेरे पिता अब क्यों मजबूरी में मेरे बाल विवाह कर रहे हैं। मैं स्कूल में पढ़ती थी, स्कूल में मैं जाती थी, किसी एक शरारती तत्व ने अपना मोबाइल, जब हमारे स्कूल में चेकिंग हुई तो अपना मोबाइल मेरी बैग में रख दिया। हम सबको बाहर भेज देते हैं जब चेकिंग होती है, तो किसी शरारती ने फटाफट से मेरे मोबाइल पे रख दिया। मैंने अपने परिवार और मेरे परिवार वालों को बुला लिया, वो मोबाइल क्योंकि मेरे बैग से मिला तो मेरे परिवार वालों को बुला लिया। मैंने अपने पापा को बहुत कहा कि पापा ये मेरा मोबाइल नहीं है, आप किसी भी तरह से चेक करवा लो। नहीं, बट लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। क्यों? क्योंकि मेरे मोबाइल से उस समय वो मिला, मेरे बैग से वो मोबाइल मिला। मैंने अपने पापा को कहा, पापा नहीं सुन रहे, मैंने अपने चाचा को कहा, मैंने अपनी मम्मी को कहा, लेकिन कोई भी मुझ पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं हुआ। मेरे पे किसी ने विश्वास नहीं किया। उन्होंने मेरे को मेरी पढ़ाई छुड़वा दी, मैं घर में रह गई और मेरी शादी कर दी। अब तो उस लड़की ने ये कहा कि अगर वो मेरे पे विश्वास करते तो शायद ये वाला वो चीज़ें नहीं आती सामने।
तो ये चीज़ है कि अगर बच्चे, क्या होता है कि अगर बच्चे कई बार गलती कर भी देते हैं, देखिए बच्चे हैं, गलती तो होगी, गलती तो बड़ों से भी होती है, तो बच्चे ही हैं, लेकिन शादी करना कोई उसका सोल्यूशन नहीं है कि इस चीज़ से कि हमारी बच्ची घर से भागी और हम उसकी शादी कर दें, नहीं, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। चलिए, ये तो बाल विवाह के रहे, मतलब कई बार ऐसा केस भी आपके सामने आया कि ऑलमोस्ट तो आप पुलिस जो है साथ लेकर जो है जाते हैं, कई बार पुलिस पहुंचने में देरी हो गई और आप किसी गांव में घुस गए, क्योंकि गांव के माहौल कुछ और है, शहर के कुछ और माहौल है, और वहां पर बाल विवाह हो रहा हो, मतलब ऐसा हो गया कि मतलब आपको घेर लिया गया हो, अब जो है कि मतलब खत्म कर दो जो आई है ये अफसर। हाँ, बहुत से, क्योंकि देखिए हम किसी की शादी में जा रहे हैं, उनको उस समय कानून समझाना, बताना ये बहुत मुश्किल होता है। उनको ऐसा लगता है कि हम बस आगे उनकी शादी में खलल डालने के लिए कि मैडम आ गई, अब कुछ ना कुछ तो होगा, क्योंकि एक कहीं ना कहीं उनका डर भी बोल रहा होता है, क्योंकि किसी ने अगर डर किया है, कुछ है, अगर आप सही हो मन से तो शायद मेरे खिलाफ कोई भी आक्रोश नहीं करेगा, क्योंकि उनको ये पता है हमने गलती करी है, हमने एक गलत काम कर रहे हैं और हमारी ये गलती पकड़ी गई है, इसलिए वो कहीं ना कहीं उनका जो वो आक्रोश डबल हो जाता है। उस आक्रोश में ऐसा बहुत बार हुआ है कि हम लोगों को बड़ा सामना करना पड़ा है। एक बार एक ऐसा मामला भी मेरे को याद आ रहा है इस समय कि जैसे कि हम लोग, मेरे पास सूचना आई और उस समय मेरे पास कोई फीमेल स्टाफ नहीं था, तो जैसे क्योंकि बाल विवाह एक ऐसा सेंसिटिव इशू है कि हमें तुरंत सूचना पर काम करना है। यदि हम सूचना पे तुरंत काम करने में मैं या कंसर्न एसएचओ या कंसर्न एरिया वाला स्टाफ ढील पकड़ ली, तो अभी हमने बाल विवाह को रोकना हमारी प्रायोरिटी होती है, और अगर हमने उसमें देरी कर दी तो फिर वो बाल विवाह हो जाएगा, फिर वो रोकने के जो लिए कानून बना है वो उस पर काम करेगा। तो हमारी प्रायोरिटी पहले यही रहती है कि हम बाल विवाह को रोकें, उसको रोकें। तो उसमें क्या हुआ था कि अभी मेरे पास जैसी सूचना आई तुरंत तो मैं मौके पर चली गई, तो उस समय मेरे पास कोई फीमेल स्टाफ नहीं था, तो जब मैं गई वहां पर तो वो थोड़ा सा एक कोई विशेष समुदाय का मामला था। तो जैसे ही हम लोग वहां पे पहुंचे तो मेरे पास सारा मेल स्टाफ था, 2 मेल स्टाफ था, इंक्लूडिंग माय ऑफिशियल व्हीकल ड्राइवर। तो अभी हम वहाँ पे बात ही कर रहे थे, कुछ कर रहे थे, तो बहुत सारी औरतें इकट्ठी हो गई। अब उन औरतों को जो मेरे साथ मेल स्टाफ था वो नहीं रोक पा रहा था, क्योंकि अगर हाथ लगाए तो उनको ये डर है कि पता नहीं कहीं मुद्दा कुछ और ना बन जाए। तो उन्होंने बस मेरे को एकदम बोला कि मैडम यहाँ पर सारी आसपास लेडीज इकट्ठी हो गई हैं, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी काम हम यहीं पर रहेंगे, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप गाड़ी में जाके बैठ जाइए, कि ये ना हो कि कल को आपको कुछ हो जाए, क्योंकि वो आक्रोश है, तो अब वो भीड़ आपको कुछ भी कर सकती है, और हमारे पास ऐसा भी नहीं है कि कुछ, हमारे पास गन वगैरह कोई कुछ भी नहीं है कि हम लोग हवाई फायर करके भीड़ पे काबू कर सके, तो ना हम उनको ज्यादा हाथ लगा सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, तो आप चले जाए। तो उन्होंने मुझे सबको उस जो मेरे साथ मेल स्टाफ था उन लोगों ने मेरी घेराबंदी करके, वो 3 का मेल स्टाफ था, तो उन तीनों ने मेरी घेराबंदी करके मुझे सुरक्षित गाड़ी तक पहुंचा दिया। अच्छा। और क्या हुआ कि फिर महिलाओं ने गाड़ी को घेर लिया। अच्छा। और पूरी तरह से सारा महिलाओं ने गाड़ी को घेर लिया, और वो मेल स्टाफ भी वहां से चला गया, क्योंकि नेचुरली कि कल को कुछ उन पे एलिगेशन न लग जाए, तो मैंने उनको भी ये कहा कोई बात नहीं, तुम लोग अपना बचाव करो। और वो पूरी गाड़ी को कहीं ना कहीं किसी इसमें कवर भी हुआ था उस समय, तब इस तरह की सिचुएशन मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाती। तो उस समय फिर मैंने गाड़ी में बैठ के फटाफट से कंसर्न एचएसओ को फोन किया, कह रहे हैं कि मैडम उनका एक थोड़ा सा कई बार ये होता है कि ढीला रवैया कह लें, या ये कह लें कि स्टाफ की कमी है, तो तब फीमेल स्टाफ मेरे पास भेजा गया। बट उस समय सिचुएशन बहुत प्रॉब्लमेटिक थी, तो कहीं ना कहीं उस समय बैठ के डर भी लग रहा होता है कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। होती हैं इस तरह की चीजें। एक बार ऐसा भी मुझे याद आ रहा है कि मैं एक गांव में शादी रोकने के लिए गई हुई थी, तो थोड़ी देर बाद में सभी शादी की वहाँ पे रोकने की प्रोसीडिंग चल रही थी, तो मेरे परिवार वालों का मेरे पास फोन आता है कि क्या तू कोई चाइल्ड मैरिज रोकने गई हुई है। मैंने कहा आप लोगों को कैसे पता चला, मैं ऑन ड्यूटी हूँ, ये तो है नहीं कि हमें हर एक चीज बताते हैं। क्यों? क्योंकि वो पूरा गाँव वहाँ पर इकट्ठा होके, जो गाँव आधा गाँव मेरे पास बैठा हुआ था, तो गाँव के कुछ और लोग इकट्ठा होके मेरे पे दबाव बनाने के लिए कह लें या डराने के लिए कह लें कि वहाँ पे घर के पास पहुँच गए थे। तो फिर मैंने घर पे हाँ, तो फिर हमने कंसर्न एसएचओ को फोन करके वहाँ पे उनको रुकवाया। इस तरह की चीजें आती हैं हमारे सामने। अच्छा, परिवार में कौन कौन आपके? ये थोड़ा सा निजी मुद्दा है। निजी मुद्दा है। अच्छा चलिए। अच्छा, ये तो चाइल्ड उसके हो गए, आपके मैरिज एक्ट के हो गए। पति पत्नी के झगड़े आजकल बड़े बढ़ रहे हैं, ये भी मुद्दा उठाना जरूर है। और मेरे ख्याल मैंने आपके ऑफिस में वो भी लेडीज देखी जिसका चूड़ा भी नहीं उतरा हुआ। बिल्कुल ठीक है। ऐसा क्यों? देखिए, जो शादी का है, शादी एक विश्वास का बंधन है। कहीं ना कहीं आज के रिश्तों में विश्वास की कमी हो रही है, पेशेंस की कमी हो रही है, इसलिए घरेलू हिंसा के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो फिर इसमें आगे क्या होगा? अभी क्योंकि मैं वो भी केस मैंने आपके ऑफिस में देखे हैं कि
चलो छोटे घरों में हो, मिडिल क्लास फैमिली के परिवार में हो तो वो तो चलो समझ आ रहा है, लेकिन बड़े बड़े घरों में भी ऐसे मामले जो हैं वो भी आपके पास पहुंच रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि डोमेस्टिक वायलेंस वहाँ पर होती है जहाँ पे गरीबी है, जहाँ पर खाने को रोटी नहीं है। ऐसा नहीं है कि डोमेस्टिक वायलेंस वहाँ हो रही है। डोमेस्टिक वायलेंस कहीं भी एक कमरे के अंदर होने वाली घटना है, पति पत्नी के बीच के रिश्ते की घटना है, एक परिवार के बीच के होने वाली हिंसा है। तो ये हिंसा एक गरीब से घर से लेकर एक अमीर के घर तक भी है। बस ये हो सकता है कि अमीर के घर में हाथ उठाना ना हो, बट अमीर के घर में हो सकता है कि वर्बल वायलेंस हो, सेक्सुअल वायलेंस हो। कितने % केस जो है सच्चे होते हैं? सच्चे, देखिए हम सच्चे और झूठे का नहीं है, लेकिन अगर एक महिला थाने तक पहुंची है, अगर एक महिला थाने तक पहुंची है। मेरा पूछने का ये मतलब है कि मतलब आप काउंसलिंग करते हैं, लड़के से भी बात करते हैं, लड़की से भी बात करते हैं, उसमें आपको क्या लगता है अधिकतर केस, मान लो 10 केस आपके पास आए, 10 केस में कितने % लड़कियां सच्ची होती हैं, कितने % लड़के सच्चे होते हैं? देखिए सबसे पहली बात तो एक में आई एम नॉट अ जजमेंटल अथॉरिटी कि मैं ये कहूँ कि लड़का झूठ बोल रहा है, लड़की सच बोल रही है, या लड़की झूठ बोल रही है, लड़का सच बोल रहा है। मेडिएशन में ये चीज़ निकल कर आती है। देखिए जब हम एक लड़की आती है तो शिकायत के साथ आती है, जब हम उस शिकायत को पढ़ते हैं तो शिकायत में बहुत चीज़ें लिखी होती हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि जब हम मेडिएशन करते हैं, जब हम बातचीत करते हैं, तो शायद हो सकता है कि जो शिकायत में लिखा हुआ है वो बातचीत के दौरान उसमें से सिर्फ 1 या 2 मुद्दे ही सामने निकल कर आते हैं। वो चीज़ हम ये कह सकते हैं, बट कारण कोई और होता है। कहीं पर ग्रास रूट लेवल अगर हम बातचीत से जाएं तो झगड़े का कारण कुछ और होता है, और बस इतना कह सकते हैं कि शिकायत में लिखा कुछ और होता है और कई तरह के आरोप लगे होते हैं। कितने % केस जो हैं आप सुलझा के भेजती हैं? ऑलमोस्ट सुलझाने की यदि हम मेडिएशन की बात करें तो 50% केसेस मेरे यहाँ पे रिजॉल्व हो जाते हैं। 50% रिजॉल्व किया। उस रिजॉल्व में ऐसा नहीं है कि घर बसते ही हैं, इस चीज़ में मैं कोई परहेज नहीं करूंगी ये चीज़ बताने से। रिजॉल्व का ये है कि एक जो पति पत्नी अगर किसी झगड़े के कारण आए हैं हमारे पास, तो रिजॉल्व मतलब कि जो चाहते हैं वो उनको वो चीज़ मिल जाती है। यानी कि अगर घर बसने की बात हो रही है या घर बस जाएंगे, या फिर वो शांति से दोनों म्यूचुअली डिवोर्स की तरफ चले जाएंगे। अच्छा, कई बार ये भी सेटिंग वाली बात होती होगी कि गुप्ता जी किस तरह की सेटिंग? पैसे देने की भी डिमांड आती होगी? आज तक नहीं। कोई ऐसा मतलब केस आया हो कि मतलब अच्छी पार्टी हो, लड़के वाले अच्छी पार्टी हो या लड़की वाली अच्छी पार्टी हो, कहीं किसी के थ्रू आपके पास कोई डिमांड आई हो? नहीं, देखिए आपका काम करने का एक तरीका होता है। मेरे पास ऐसा आज तक कभी ऐसा भी नहीं हुआ कि किसी ने मुझे कोई चीज ऑफर करी। अच्छा, हाँ, इतना जरूर है कि कई बार ये होता है कि जैसे होता है कि किसी के फोन करवा दें कि भाई इनका ध्यान रखना, इनका पक्ष भी सुन लेना, इनका पक्ष भी सुन लेना। वो दोनों तरफ से आते हैं कि भाई लड़की के पक्ष की तरफ से भी फोन आ जाते हैं और लड़का पक्ष की तरफ से। आज तक ऐसा हुआ कि दबाव में कोई गलत फैसला? नहीं, देखिए दबाव में, क्योंकि हमने तो कोई निर्णय लेना नहीं है। मैं ये मान के चलती हूँ कि मुझे कोई निर्णय नहीं लेना। हमने जो मेरे पास शिकायत आई है एक महिला की, उस महिला की शिकायत पर हमने काम करना है। जो कानून ने, जो इस सीट ने मुझे पावर दी है, उस पावर से हटके तो हम काम कर नहीं सकते हैं। तो जो वो उतना काम करना और जितना हमें पावर दी गई है, तो उस चीज़ के लिए हम लोग रहते हैं। जो मतलब आपके सिर से ऊपर हो जाता है फिर आप आगे भेज देते? नहीं, सिर से ऊपर वाला तो कोई सवाल ही नहीं है। सिर से ऊपर आप कैसे कह रहे हैं? मतलब सिर से ऊपर मतलब कहीं में रहता है कि ना तो लड़की मान रही है ना लड़का मान रहा है। हाँ। उस चीज को फिर आप देखिए, अगर शिकायत लड़की ने दी है किसी चीज़ के लिए और उस चीज़ में कोई इनका बैठ के मेडिएशन की एक कंक्लूजन पे नहीं निकल पा रहा है। मान लो लड़की अगर डिवोर्स चाहती है, एक मोटा सा उदाहरण दे रही हूँ, लड़की कह रही है कि मैडम मेरे साथ ये सब चीज़ें हुई हैं, मैं अपनी इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं करना चाहती हूँ। उसका क्लियर कट डिसीजन है, वो ठीक है, वो शिकायत लेकर आई है। लेकिन जैसे हम शिकायत में भी पूछते हैं ना कि वो चाहती क्या है मेडिएशन में, तो वो मेडिएशन में तो हमें दोनों पक्ष क्लियर बताते हैं कि वो चाहते क्या है। मेडिएशन जो देखिए सबसे बड़ा मेडिएशन का जो एक प्रोसेस रहता है ना, वो उसमें लिखा पढ़ी नहीं होती है, सिर्फ वो बातचीत के माध्यम से हम लोग करते हैं। जब उस बातचीत के माध्यम से कोई एक सोल्यूशन आ जाता है तो फिर उस सोल्यूशन की हम लिखा पढ़ी होती है। तो लड़की ने हमें कह दिया, शिकायत दी लड़की ने, हम पूछते हैं कि बताइए क्या करना है, तो लड़की हमें मेडिएशन के थ्रू बताती है कि मेरे को इस रिलेशन को कंटिन्यू नहीं रखना, मुझे डिवोर्स चाहिए। हम मेडिएशन में बातचीत करते हैं, सारा कुछ होता है। कहीं ठीक है, अब डिवोर्स एक बहुत सेंसिटिव इशू है, हम किसी को पे दबाव तो बना नहीं सकते, सिर्फ हम समझा सकते हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस। अब लड़के वाले कह देते हैं नहीं ठीक है मैडम, मुझे तलाक नहीं लेना है। अब नहीं लेना है तो लड़की की शिकायत पे कार्रवाई तो करनी है। अब लड़की को जो चाहती थी
वो चीज़ तो उसको नहीं मिल पा रही। तो अब लड़की की शिकायत पे जो आगे कार्रवाई करनी है कि वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में कोर्ट में जाना चाहती है या फिर उसमें क्रिमिनल प्रोसीडिंग चाहती है, तो वो जिस हिसाब से कहती है, या फिर कई बार होती है कि वो शिकायत को बंद भी करवा देती है कि नहीं मैंने तो इस था कि मेडिसिन में नहीं निकला, तो ना ही मुझे अभी कोर्ट में जाना है, ना ही मुझे अभी क्रिमिनल प्रोसीडिंग चाहिए, शिकायत बंद भी हो जाती है। और अगर वो कहती है कि मुझे कोर्ट प्रोसीडिंग चाहिए, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में जाना है, तो फिर हम उसका केस डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में कोर्ट में लेके जाते हैं। यदि वो कहती है वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग चाहती है, तो फिर हम क्रिमिनल प्रोसीडिंग में कोई ऐसा केस भी आया कि जब पति पत्नी दोनों गुस्से में आए जी, वो कहता मैंने भी रखनी होगा, तो मैंने इसके साथ नहीं रहना, और एंड टाइम ऐसा हो कि आपको मिठाई खिला के जा रहे हो दोनों? हाँ, बिल्कुल ऐसा हुआ था। एक इंटरेस्टिंग केस था। इनिशियली जब हमारे पास दोनों आए थे तो लड़की आई कि वो डिवोर्स चाहिए मुझे, लड़का मुंबई का था, मुझे आज भी याद है। तो ठीक है, हुआ 4-5 मीटिंग्स हुई तो उनकी डिवोर्स की सेटलमेंट हो गई। डिवोर्स की सेटलमेंट के बाद जब वो हमारे यहाँ पे तो सिर्फ सेटलमेंट होती है, तो बेसिकली जो डिवोर्स होता है वो कोर्ट से होता है, एक उसमें म्यूचुअल डिवोर्स एग्रीमेंट में 13B में HMA में। तो जब वो डिवोर्स की सेटलमेंट का वहाँ डालने गए फर्स्ट मोशन की, तो फर्स्ट मोशन की स्टेटमेंट पे हमने ये कहा था कि जब आपकी फर्स्ट मोशन की स्टेटमेंट डल जाएगी लड़की, तो हमारे यहाँ से कंप्लेंट रिजॉल्व हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो आप हमको अपनी स्टेटमेंट देने के लिए आ जाना। तो पता चलता है कि वो दोनों वहीं से भाग गए। हम इधर, उसके पेरेंट्स मेरे ऑफिस में इंतजार कर रहे हैं कि चलो आ जाएगा, और उनकी 13B की फर्स्ट मोशन की स्टेटमेंट होने के लिए दोनों बच्चे कोर्ट में गए हैं अपने अपने वकीलों के माध्यम से, और पता चले कि दोनों बच्चे वहां से भाग गए, कोर्ट में पहुंचे ही नहीं। तो ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग बहुत इंटरेस्टिंग रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग। उसके बाद आए नहीं फिर वो? नहीं, उसके बाद दोबारा मिले ही नहीं। और उसके पेरेंट्स आए थे ये बताने के लिए कि हमारी बेटी अब ठीक रह रही है। ये बहुत इंटरेस्टिंग केसेस हैं। देखिए, जहाँ कहीं पर इंटरेस्टिंग केसेस आते हैं, अगर आप डोमेस्टिक वायलेंस की बात करें तो मुझ में बहुत एक केस है जो आज भी मेरा दिल दिला देता है, रामरती का केस, जो टॉयलेट में मिली थी महिला। हाँ, वो केस है मेरे लाइफ का अब तक का सबसे, मैं कहूँगी, डराने वाला केस। थोड़ा सा दर्शकों से साझा करें, वो केस क्या था? मैं दर्शकों से इस केस को साझा करना चाहूँगी। कोरोना के फर्स्ट फेज़ की ही, जब कोरोना थोड़ा सा ख़त्म हुआ था तभी की बात है, 2020 की। और उस समय हम, क्योंकि हमारा तो ऑफिस चल रहा था, तो किसी ने मेरे पास इंफॉर्मेशन शाम को आके ऑफिस में दी कि एक गाँव है और उस गाँव में एक महिला को उसके पति ने 2x4 की टॉयलेट में बंद करके रखा हुआ है पिछले 2.5 सालों से। पिछले 2.5 सालों से। लेकिन उसका एक थोड़ा सा ये भी कहना था उस चीज़ पर कि मैंने कहा कि अगर एकदम इमरजेंसी है तो आप लोग पुलिस को इन्फॉर्म करें इस तरह, क्योंकि बंद का मामला है। तो उसने ये कहा था कि नहीं मैडम, वो मियाँ उनके झगड़े बहुत होते थे, हम लोगों ने बहुत पहले भी पुलिस को इन्फॉर्म किया है मैंने, बट कहीं सुनवाई नहीं हो रही। बट मैंने आपके बारे में बहुत सुना है इसलिए है, बट मैं आपसे भी एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कंसर्न पुलिस को मत बोलना, कि आप अगर कंसर्न पुलिस को बोल देंगे तो आपको वो टॉयलेट से बाहर निकाल के उसको त्याशार करा के उस महिला को वहां पे बिठा देंगे, तो असली उसके साथ क्या वायलेंस हो रहा है आप वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो वो थोड़ा सा यही हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए हमको भी एक डायरेक्शंस रहती हैं हमको सेफ्टी का, कि वो इन्फॉर्मर कौन है, वो हमको क्या कह रहे हैं, हमको किसी के घर के अंदर एंटर करना है। तो देखिए पुलिस का तो बिना काम हो नहीं सकता है। पुलिस तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए भी और प्रोटेक्शन के लिए भी है, सारा कुछ है। हाँ, बट मैं गई, बट मैंने क्या किया, जब मुझे वो घर मिल गया ना तो उसके जस्ट 5 मिनट पहले मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। जैसे ही हमने देखा कि वो कंसर्न पुलिस आ रही है, मेरे साथ भी पुलिस का स्टाफ रहता है जो मुझे परमानेंट दिया हुआ है, तो मैं उनकी हेल्प से मैं घर के अंदर एंटर कर गई, ताकि वो आ रहे हैं पीछे, अगर कल को कुछ भी होता है तो बाकी कंसर्न पुलिस भी आ रही है। तो वो वाकई में वो दिल दिलाने वाला केस था। जैसे मैं अंदर गई, पहले तो एकदम, क्योंकि अगर मैं जरा सा भी उनको ये शो करती रामरती का है तो वो हो सकता है वो गेट बंद कर लेते, तो थोड़ा सा वहाँ पे वो पावर दिखाते समय या जो मर्जी आप कह लें, कि पता था कि कहीं ना कहीं कुछ अंदर गड़बड़ हो सकती है। तो सीधा हम लोग गेट के अंदर घुस गए और हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे, हमने उनसे पूछा कि उसकी वाइफ रामरती कहाँ है, तो वो हमें सीधा फर्स्ट फ्लोर पे ले गया। और मैं हैरान हूँ कि खुद वो एक अपना एक छोटा सा सीमेंट से कमरा बना हुआ था, कमरा भी नहीं कहूँगी, छोटे 2x4 का। जैसे ही उसने लोहे की कुंडी खोली, लोहे का दरवाज़ा लगा हुआ था, और लोहे की कुंडी खोली तो उसके अंदर एक महिला, जिसे हम कहते हैं, जहाँ पे हम कहते हैं शौचालय करने की जगह होती है, वहाँ पे इंडियन शौचालय पूरी शीट के साथ कपड़ों से लिपटी हुई सारी पड़ी हुई थी। लिटरली मतलब आज मेरा वो सीन दिल दिला देता है मुझे कि क्या एक महिला के साथ इस तरह का भी वायलेंस हो सकता है। और आज मैं इस चीज़ से मैं बहुत खुश हूँ कि उस चीज़ का हमने पूरा फॉलोअप रखा उस केस का मैंने, और इस चीज़ से मैं बहुत खुश हूँ कि जब उस महिला को पागल बनाने की कोशिश की जा रही थी, ये कह के बचाव किया जा रहा था कि ये तो पागल है, मेंटली है, ठीक है, होगी मेंटली, मान लिया उसकी बात,
आप कागज़ दिखा दो हमें, वो कागज़ कोई नहीं है, उसका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, कोई कागज़ नहीं, उसने मौके पे देखा है, कुछ नहीं चाहिए। और अगर वो पागल मेंटली प्रॉब्लम भी है उसको, तो टॉयलेट में बंद करना तो कोई सोल्यूशन एंड नहीं क्या है। निकला था उसका एंड ये निकला था, एफआईआर इसमें दर्ज हो गई थी जो अभी चल रही है, एफआईआर पे प्रोसीडिंग जो कोर्ट में चल रही है। और लास्ट में उस महिला का इलाज करवाया गया रोहतक पीजीआई में, क्योंकि उसको मतलब 2.5 साल से जिसको खाना ना मिला और एक 2x4 के टॉयलेट में बंद रखा हो, तो उसके हाथ पांव सब मुड़े हुए थे। तो जब लास्ट तक जब मैंने उसका वो फॉलोअप रखा, तो वो महिला अपने पैरों पर खड़ी हुई थी, डांस करती थी, अपने पारिवारिक शादियों में शामिल हो रही थी और बहुत अच्छे से हमें बात अब ठीक है वो, अब ठीक है वो महिला। तो ये वायलेंस के केसेस इस तरह से देखकर रहते हैं, हमें बहुत दिल दहला भी देते हैं। चाइल्ड मैरिज एक्ट के कितने केस जो है आप अभी तक सोल्व कर चुके हैं? यदि मैं आंकड़ों की बात करूं तो आंकड़ों के हिसाब से जब से मैंने यहाँ पे पदभार ग्रहण किया है, तो पानीपत जिले का ये डाटा है, 429 बाल विवाह की शिकायतें आ चुकी हैं। 429 में से हमने 138 जो है वो कोर्ट के माध्यम से रुकवाई हैं, 138 हमने बातचीत के माध्यम से रुकवाई हैं। और इन शिकायतों में से कुछ शिकायतें ऐसी हैं जिसमें जैसे कि जो बाल विवाह हो गया, होने के बाद जिनकी सूचनाएं आई, तो उसमें हम ये कहते हैं कि वो एक संज्ञेय अपराध है, जो हमने फिर उसके लिए पुलिस एक्शन के लिए लिखा, वो 78 केसेस हैं। और ये जो पति पत्नी के झगड़े हैं, पति पत्नी के झगड़ों के जो डाटा की यदि मैं बात करूं तो कम से कम कुल मिला के, अगर मैं सिर्फ अभी अक्टूबर 24 तक की तो बात करूं, तो 3881 मामले आए हैं। 3881 मामले घरेलू हिंसा के। इसमें निपटाए कितने आप? इसमें निपटाने की यदि हम बात करें तो मेडिएशन के थ्रू हमारे पास ऑलमोस्ट 980 के करीब सॉल्व हुए हैं। आप अपने काम से सेटिस्फाइड हैं? देखिए, मैं अपने वर्क से सेटिस्फाइड हूँ, बट कहीं ना कहीं ये मान के चलते तो थोड़ा सा कहीं संसाधनों की कमी रहती है, और जो थोड़ा सा एक समाज की सोच है कि जब हम लोग बाल विवाह के लिए हम लोग जाते हैं रोकने के लिए, तो तरह तरह के ताने सुनने को मिलते हैं। कहीं ना कहीं जब हम लोग आते हैं तो कोई ना कोई भी जो समाज का बंदा है, क्या मैडम जी बाल विवाह तुड़वाने आ गई। भाई, हम विवाह तुड़वाने नहीं गए हैं, हम बाल विवाह को रोकने के लिए गए हैं। एक ब्याह होने लगा था, मैडम एक और घर खराब कर दिया। कई बार ऐसे भी ताने को सुनने तो मिले हैं, खुद तो शादी करी नहीं, औरों की भी ना होने देना। अच्छा, आपकी शादी नहीं? नहीं, मेरी शादी हुई नहीं, करी नहीं। करी नहीं। तो ऐसे में फिर जैसे बात कर रहे हैं तुड़वाने ना तुड़वाने वाली जो बातें हो रही हैं, ठीक है, आपका पैशन है, आपका जॉब भी है, और कई बार ये ऐसा भी हुआ कि रात को जब आप सो रहे हैं, लास्ट सवाल करूँगा, कहीं आप सो रहे हैं तो दिमाग में आ रहा है यार रात मेरे हाथ से गलत हो गया, लेकिन थी तो मेरी वो जॉब, लेकिन उस घर के हालात देख के मेरे को लगा नहीं, ऐसा नहीं हुआ कि मैं ये सोचूं कि गलत हो गया, ऐसा नहीं, कभी भी नहीं हुआ। हाँ, बस ये जरूर ध्यान में आता है केसेस घूमते हुए कि हम इस केस में और क्या कर सकते हैं, हम इनको और न्याय कैसे दिलवा सकते हैं, या इस परिवार को बसाने के लिए हम और क्या एफर्ट लगा सकते हैं। कई मेरे वकील दोस्त हैं, सीनियर वकील हैं, उनसे बातचीत होती रहती है, वो उनका ये कहना है कि अब 15-16 साल की जो बच्चियां हैं, जो शादी की उम्र 18 साल रखी गई है, अब वो 15 घटा के 15 साल हो जानी चाहिए, क्योंकि नहीं, उनका ये तर्क था कि ये जो बच्चियां भागने वाले केस हैं, पुलिस कम केस दर्ज करती हैं, हालांकि होते बहुत ज़्यादा हैं। पुलिस की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी, कभी उस पर भी हम चर्चा करेंगे। उनका ये तर्क है कि 15-16 साल की बच्चियों को अब जो है शादी कर देनी चाहिए। एक तरफ सरकार ये चाह रही है कि तब तक बच्चा बिल्कुल मैच्योर, यानी कि 25 साल तक ना हो जाए, तब तक शादी नहीं करनी चाहिए। आप इस पैशन से, आप अपने वर्क से बाहर आके बात करें, एज ए महिला जो है बात करें, आपको क्या लगता है कि दोनों में क्या चीज़ ठीक होगी? देखिए, मैं अगर एज ए महिला भी बात करूं, अगर हम ये कहें कि अगर हम पहली क्लास के बच्चे को 5वीं क्लास का सिलेबस पढ़ाने लग जाएं, तो उस बच्चे के ऊपर कितना प्रेशर जाएगा। आप फिजिकल छोड़ दीजिए, आप मेंटली बात करिए। 15 साल की बच्ची तो बच्ची ही है, उसका मानसिक विकास यदि हम देखेंगे तो वो मानसिक विकास उतना ही है। अगर हम घरेलू हिंसा के केसेस देखें तो आज घरेलू हिंसा क्यों बढ़ रही है? अगर हम हमारे पास 60-60 साल की महिलाएं आती हैं मेरे पास डोमेस्टिक वायलेंस की, जब उनसे ये पूछो उनका पति मार रहा है, कब से मार रहा है? जी, शुरू से मार रहा है। शुरू में कितने साल में उनकी शादी हुई थी? किसी की 12 में, किसी की 15 में। तो परिवार क्या देख रहा है? उसका परिवार ये देख रहा है कि एक महिला को कि पति का काम पीटना है, पत्नी का काम पिटना है। आप मेंटली प्रिपेयर नहीं होते। नो डाउट कि बच्चियां आजकल के जो हमारा खाने पाने पीने का तरीका है, सारा कुछ है, ईटिंग हैबिट्स जो हैं, उससे लड़कियां फिजिकल मैच्योर हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं क्योंकि ऐसे केसेस आ रहे हैं कि जहाँ पर 12-12 साल की बच्चियां भी माँ बन रही हैं। नो डाउट कि फिजिकल मैच्योरिटी बच्चों में आ रही है, बट बच्चियां आज भी मेंटली मैच्योर नहीं है। अगर एक बच्ची मेंटली मैच्योर होगी तो 15 साल की बच्ची वो भागेगी नहीं।
आपने कभी बहुत कम केसेस होंगे, अगर हम हर जगह डाटा भी उठा के देखते हैं कि कितनी बच्चियां भाग रही हैं। भागने के रीजन पर जाना है, वो इसीलिए भाग रही है क्योंकि वो मेंटली मैच्योर नहीं है, उनको एक प्रलोभन दे दिया जाता है, प्रलोभन दे दिया जाता है। घरों में लड़ाइयाँ हो रही हैं, डोमेस्टिक वायलेंस घरों में हो रहा है, तो कहीं ना कहीं बाहर अगर बच्चियाँ जा रही हैं तो उनको एक अच्छे सपने दिखा दिए जाते हैं, वो उस वायलेंस से बचने के लिए भागती हैं। उनको जो वो सपने दिखा दिए जाते हैं वो उन सपनों के पीछे भागती हैं। बच्चियों को क्या लगता है, जो बच्चियाँ जिन नाबालिग भी हैं, दीदी आपको क्या, आपको किसने हक दे दिया हमारी शादी रोकने के लिए, मेरे पास कोई दबाव नहीं है, कुछ नहीं है, मैं अपनी मर्जी से शादी कर रही हूँ। ठीक है, उसकी मर्जी है, लेकिन क्या वो मेंटली प्रिपेयर है शादी के लिए? उसके लिए से यदि पूछते हैं शादी का मतलब क्या है, पढ़ाई छूट जाएगी, खुशी होगी क्योंकि स्कूल जाना बंद हो जाएगा, अब मुझे पढ़ना नहीं पड़ेगा। उसके लिए शादी का मतलब क्या है कि मुझे नए नए कपड़े मिलेंगे, मुझे सजना है, मुझे तैयार होना है, सारा कुछ। लेकिन शादी होने के बाद जो उसके ऊपर जिम्मेवारी आने वाली है, उस चीज के लिए तैयार, वो उस चीज के लिए तो तैयार नहीं है। अपने घर में एक बच्ची कुछ भी आराम से करती है, 9 बजे उसको ब्रेकफास्ट नहीं बनाना, उसके लिए 10 बजे उसको उठना नहीं है, उसके पति के लिए टिफिन तैयार करके नहीं देना है, या एक जिम्मेवारी नहीं है। लेकिन जब वो शादी कर देती है, भले ही वो एक 18 साल की लड़की की यदि हम शादी भी कर रहे हैं, लेकिन वो एक जिम्मेवारी, वो मेंटली उस जिम्मेवारी के लिए तैयार ही नहीं। 18 साल की भी बच्ची तैयार नहीं होती अगर मेंटली आप देखा जाए तो नहीं, मेंटली देखा जाए तो नहीं जिम्मेवारी, क्योंकि सिर्फ शादी एक ये नहीं है कि हमने एक घर से उठ कर उस घर में चले जाना है, एक जिम्मेवारी है, आपका एक विश्वास, रिश्ते का एक बंधन है जिसे हमने बनाया। चलिए, रजनी गुप्ता थी मेरे साथ, चर्चा और भी लंबी कर सकते थे लेकिन समय कम है, करीब आधे घंटे का ये इंटरव्यू जो है हो चुका है। और इस पॉडकास्ट में मेरे को भी उत्सुकता थी जानने की कि ये लोग जो है कैसे काम करते हैं, कैसे जो है किसी गांव में जाते हैं तो कैसे इनके ऊपर दबाव होता है, और कई बारी कुछ राजनीतिक दबाव जो है वो भी इनके ऊपर जो बड़ा होता है, लेकिन उस चीज़ से ऊपर उठकर जो है इन्होंने बड़े अच्छे जो है केस सुलझाए हैं, और बड़ा अच्छा जो है इन्होंने इंटरव्यू में जो सारी बातें बताने की कोशिश की है, और आप लोगों तक भी ये बातें पहुंची है। आपको लगता है कि इस पॉडकास्ट में क्या अच्छा था और क्या बुरा था, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगली बार किसी और शहर की हस्ती से आपको मिलाने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे उनके अनछुए पहलू जो आप लोग जानना चाह रहे हैं, उस ऑफिसर के बारे में, समाज सेवी के बारे में, उस आम व्यक्ति के बारे में, उस चीज़ को भी हम आप लोगों को दिखाने की कोशिश करें। फिलहाल आज के पॉडकास्ट में इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए, नमस्कार।